प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विज्ञान के पहले पाठ भोजन का दूसरा भाग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए हम यह देखते हैं। आज पहले हमने पढ़ा था भोजन क्यों आवश्यक है, भोजन के कौन कौन से हमारे अवयव हैं, पोषक तत्व हैं, आदि आदि विभिन्न बातों पर उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों में से विटामिन और खनिज लवण, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ही आपको बताया गया था कि विटामिन और खनिज लवण ये दोनों हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। आइए हम देखते हैं कि विटामिन जो कि मुख्यतया रासायनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों से बने हुए होते हैं, ये इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्यतया ऐसे तो इनकी और भी विभाजन की बहुत लंबी चौड़ी श्रेणियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कक्षा के सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार इन्हें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन 6 भागों में बांटा गया है। वैसे तो जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप स्वयं जो है इसके बारे में और पढ़ेंगे। विटामिन बी को भी क्रमशः B1, B2, B3, B6, B9 और B12 में बांटा गया है और सम्मिलित रूप से इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि ये सारे विटामिन के मुख्य स्रोत, भोज्य स्रोत क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं, तथा इनके अभाव से हमारे शरीर के अंदर कौन सी विकृति या विकार यानी रोग हो सकते हैं, जिन्हें कि अभावजन्य रोग कहते हैं, कुपोषण जनित रोग कहते हैं। हम इस टॉपिक पर भी अपना एक वीडियो आपको बनाएंगे और आपको इसके उसमें हम आपको बताएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि विटामिन ए जो मुख्यतया गाजर, दूध, पपीता, मछली का तेल, अंडा आदि स्रोतों से हमें हमारे शरीर को प्राप्त होता है और इनके मुख्य कार्य हमारी त्वचा एवं आँखों के लिए है। त्वचा यानी चमड़ा, तो इसको दोनों को स्वस्थ रखने के लिए ये विटामिन ए काफ़ी ज़रूरी होती है और यदि इनकी समुचित मात्रा जितनी की ज़रूरत है हमारे शरीर में ये उपलब्ध न हो सके तो हमारे शरीर में दृष्टिहीनता या रतौंधी, हम इसके बारे में भी फिर आपसे चर्चा करेंगे। वैसे रतौंधी जब प्रकाश कम हो जाता है तो उस समय आप देखते हैं कि कुछ लोग या खास करके बच्चों को उस समय दिखता नहीं है। प्रकाश कब होता है? रात में। तो उसी से इसका नाम रतौंधी रखा गया है। लगातार लंबे समय तक यदि विटामिन ए की कमी होती है तो इससे व्यक्ति के अंदर दृष्टिहीनता भी आ जाती है। आइए दूसरा विटामिन है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी जिसे भी यहाँ पर हमने विटामिन B1 लिखा है, ये मुख्यतया दूध, मांस, अंकुरित अनाज, है ना, साग सब्जियों आदि में पाया जाता है। ये मुख्य स्रोतों को हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि सारी चीज़ें तो यहाँ लिखी नहीं जा सकती हैं। तो अब देखिए ये इनके कार्य क्या हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है, दिल है, हार्ट और परिसंचरण तंत्र, शरीर में हमारे शरीर में जितने भी वस्तुओं का, पदार्थों का तरल रूप में, द्रव रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति होता है, उसे हम परिसंचरण कहते हैं। तो उससे संबंधित पूरे तंत्र को जो है स्वस्थ रखने में, अच्छे से कार्य करने में ये मदद करता है और इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है। हमारा तीसरा विटामिन है विटामिन सी।
आइए हम देखते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक, शरीर में रोगों को लड़ने की क्षमता देने में सहायक मुख्य रूप से तो ये प्रायः खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला, है ना, हरी मिर्च, टमाटर आदि में खास करके ये पाए जाते हैं। और हमने आपको बताया ये शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, उससे हमारी इम्यून क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। और साथ ही साथ ये जो है देखिए इनकी कमी से स्कर्वी नाम की एक बीमारी हो जाती है, इसका नाम है स्कर्वी। अब देखिए अगला है विटामिन डी। विटामिन डी इसका मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है। इसके अलावा भोजन के रूप में अंडा, मछली, मक्खन, दूध आदि इसमें जो है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब ये हमारे हड्डियों एवं दांतों के लिए जो कैल्शियम, इनके निर्माण में जो कैल्शियम भाग लेता है, ऐसे सारे कैल्शियम को उपयोग लायक बनाने में विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। यदि विटामिन डी की कमी होगी तो शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण पर प्रभाव पड़ेगा और हमारी हड्डियां एवं दांत ये जो है कमज़ोर होंगे। इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। अगला है विटामिन ई, जिसके अंदर बादाम, मूंगफली, अखरोट, पालक, ब्रोकली, वनस्पति तेल आदि जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। और यह हमारे फिर त्वचा एवं प्रजनन अंगों के स्वस्थ रखने में काफ़ी सहायक होता है। त्वचा एवं प्रजनन अंग जनन क्षमता, संतानोत्पत्ति की क्षमता को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसकी कमी से क्या होती है कि शरीर में जो त्वचा है, खासकर चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, चमड़े का लचीलापन खत्म हो जाता है, वो रूखी हो जाती है ना, झुर्रियाँ पड़ती है और नपुंसकता की बीमारी आ जाती है। लास्ट है विटामिन ए के। ये हरी पत्तीदार सब्जियों में, अंजीर में, किशमिश, मछली, यकृत, लीवर, है ना, कलेजी आदि जो आप लोग सुनते हैं, है ना, अंडा आदि में पाया जाता है। और यह हमारे खून को थक्का बनने में सहायता करता है। आप देखते हैं यदि कहीं हमारे शरीर में कोई कट लग जाता है, किसी तरह से वो कट जाता है, तो क्या होता है, कट जाने के कारण वहाँ से खून निकलने लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद वह खून का निकलना स्वयं से बंद हो जाता है। ज़रा सोचिए, यदि खून का निकलना बंद ना हो अपने आप से तो क्या होगा, हमारे शरीर का संपूर्ण रक्त इस तरह से बाहर बहकर चला जाएगा। तो वह अपने आप एक क्षमता हमारे शरीर के अंदर होती है जिसके लिए जिम्मेवार उत्तरदायित्व तो जो है विटामिन के का है। ये उसके लिए जिम्मेवार हैं कि ये खून के थक्के बना देते हैं, जिसके कारण कट के पास से खून का, रक्त का, ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। यदि ये इस विटामिन की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, खून जमेगा नहीं और लगातार बहता रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा विटामिन, उसके स्रोत। अब इसके बाद अगला जो भाग है वह है खनिज लवण का। हमने आपको बताया था कि खनिज लवण ये भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो विस्तार से आप इसको जाने नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल जानेंगे ही अगली कक्षाओं में। लेकिन हम आपको यहाँ पर जो है इसके कुछ नामों को आपके सामने लिख दिया है, जैसे कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी जो है ये हमारे, है ना, ये मुख्य खनिज लवण हैं। अब देखिए कि ये जो मुख्य खनिज लवण हैं, इसकी ये भी जो है विभिन्न प्रकार के बीमारियों को हमारे शरीर में होने से रोकते हैं। क्योंकि अब देखिए कैल्शियम ये हड्डी एवं दांत के लिए जरूरी है, इसलिए अब लोहा हमारे शरीर में खून के बनने के लिए, खून का मुख्य भाग लोहा से ही बना हुआ होता है। उसी तरह से सोडियम जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां आप समझते होंगे, मांस है मुख्य रूप से,
जो हमारी हड्डियों को गति देता है, उसे ही तो हम ऐसे मांस को मांसपेशियां कहते हैं। बिना मांसपेशियों के हमारी शरीर की हड्डियों में गति नहीं हो सकता है। तो उसमें जो है इसकी कमी होने से ये इसको जो है स्वस्थ रखते हैं। सोडियम की कमी होगी तो उसमें ऐंठन आ जाएगी, आपको थकान का अनुभव होगा, है ना। उसी तरह से पोटासियम से हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। फॉस्फोरस दांत एवं हड्डी के निर्माण के लिए हमारे बहुत ही ज़रूरी खनिज लवण है। आयोडीन हमारे गले के पास इस जगह पर एक थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि होती है जिससे कि एक हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर के उपापचय को, पूरे जैविक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखता है। तो यदि इस तरह से आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये यहाँ का जो ये ग्रंथि है ये फूल कर बाहर निकल जाता है। इसी से ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है। फ्लोरीन आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के दांत जो है वो छोटे छोटे हो जाते हैं, सामान्य आकार के नहीं होते, उस पर काले धब्बे होते हैं, यानी दांतों में सड़न हो जाती है। तो फ्लोरीन जो है वो दांतों में सड़न या धब्बों के लिए जिम्मेवार होते हैं। आगे आप देख रहे हैं, इस तरह से आपने देखा कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। भोजन का मतलब केवल पेट का भरना नहीं है। पीछे की कक्षा को यदि हम याद करेंगे तो हम जान रहे हैं कि भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा देने के लिए होना चाहिए, उसकी वृद्धि और मरम्मत के लिए होना चाहिए, और रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखने के लिए होना चाहिए। तो इस आधार पर हमारा यह दायित्व होता है कि हम एक ऐसा भोजन लें जिसमें कि हमारे शरीर की ज़रूरतों के अनुसार सारी चीज़ें उपस्थित हो। तो ऐसा भोजन जो हमारे शरीर की ज़रूरतों को कमोबेश पूरा करता हो, वह संतुलित भोजन, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आइए अब इस पर हम चर्चा करें। एक बात थोड़ा देर के लिए हम यह समझते हैं कि संतुलित आहार हमारे देश में के सारे लोगों को क्या एक जैसा मिलना चाहिए? बच्चों, हमारे देश में लोग अलग अलग काम को करते हैं। कुछ शारीरिक श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने शारीरिक रूप से वो मेहनत करते हैं, जैसे मजदूर, जैसे किसान। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मानसिक श्रम करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे प्रशासकीय अधिकारी, ये मस्तिष्क से काम करते हैं। तो क्या इन दोनों का संतुलित भोजन एक जैसा होना चाहिए? अब आप तो जानते हैं कि जो शारीरिक श्रम करते हैं ऐसे लोगों के लिए ऊर्जा देने वाले भोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और जो मानसिक श्रम करते हैं उनके लिए बाकी के जो प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, मिनरल्स जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो उन सबों की मात्रा उनके भोजन में ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से कार्य के आधार पर संतुलित आहार लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आइए आगे हम यहाँ देखेंगे कि पोषक तत्वों की महत्ता, यानी यह कितना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम इतनी बात जान गए तो हम अपने दैनिक कार्यों में भी क्या अपनावें, कौन कौन सी गलतियों को न करें जिससे हमारे भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं हो। हमारी कुछ ऐसी गलतियां होती है इन भोजन के चुनाव से लेकर के उसको पकाने तक में, जिसके कारण कि उसके पोषक तत्वों की मात्रा कम होती चली जाती है। सबसे पहले तो हमें जितने भी भोजन हो वो ताज़े लेने चाहिए, फल या सब्जियां ताज़ी। दूसरा, इन फल सब्जियों को पहले धो करके तब काटें। पहले धोएं फिर काटें। कुछ जगह आप देखे होंगे कि सब्जियों को काट कर धोया जाता है, फलों को काट लेते हैं फिर धोते हैं। इससे उसके अंदर का जो पोषक तत्व है वह क्या होता है, वह निकल जाता है, बह जाता है। उसके साथ ही हमने आपको बताया कि बहुत सारे विटामिन्स ऐसे हैं, कुछ खास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो घुलकर बाहर चले जाते हैं। तो फिर तो वो केवल पेट भरने जैसा हुआ। तो ध्यान रखा जाए कि फलों या सब्जियों को पहले धोएं फिर काटें, काट कर न धोएं। दूसरा जो है, चावल दाल जो हमारे घरों में पकाया जाता है, तो चावल दाल को पकाने से पहले लोग खूब धोते हैं, रगड़ रगड़ कर धोते हैं। ऐसा करने से भी उनके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट होते हैं। इसलिए हमें धोना है,
लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं धोना है कि उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएं। तो इसको अधिक धोने से अधिक नहीं धोना, यानी ठीक ठाक धोना। दूसरा जो है कि भोजन को ओवर कुकिंग से बचना। प्रोटीन जैसे बहुत सारे भोज्य पदार्थ के स्रोत जो हैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। आप जानते हैं इससे क्या होता है, प्रोटीन कोगुलेट कर जाते हैं, एक जटिल यौगिक में बदल जाते हैं, तो फिर जो है उसे पचने में दिक्कत होती है। उसके अलावा जो है भोजन पकाने में कम जल का उपयोग करना। हम ऐसा नहीं है भात पकाने में बहुत सारा जल दे दिए, फिर माड़ जो है उसको बाहर निकाल दिए और उस माड़ को फेंक दिए, तो क्या हुआ, माड़ में चावल का पूरा पोषक तत्व है, तो इसे हम यदि फेंक देंगे तो हमारा जो चावल बचेगा वो बिना पोषक तत्व के होगा। तो इसलिए ये सारी कुछ हमारे आदतों में सुधार लाने से हम अपने भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बरकरार रख सकते हैं, उसको नष्ट होने से बचा सकते हैं। और आज के ज़माने में लोग जो इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इन जवानों में भी हम इस समय में ऐसा है कि लोग देख रहे हैं खड़े खड़े खा रहे हैं, चलते चलते खाना खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं, हमने अभी आपको बोला था कि हमें ताज़ी चीज़ों का भोजन करना चाहिए, लेकिन मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप चिप्स खाते हैं, है ना, और इसी तरह के और भी चीज़ें हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, और भी न कुछ प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में बंद बहुत सारे उत्पाद हैं जिसका कि नाम आप भली प्रकार से जानते हो। ऐसे फूड को हम खाते, जानते हो ये सारे फूड्स रसायनों और चीनी या नमक के अत्यधिक उपयोग करके बनाए जाते हैं ताकि ये लंबे समय तक जो है बने रहें और इसमें स्वाद बना रहे। लेकिन अत्यधिक रसायन और नमक या चीनी इन भोजन को काफ़ी ख़राब बना देता है। तो आइए इन पैकेटों में जो भी भोजन उपलब्ध होते हैं, हमने नाम आपको जो भी बताया, अथवा बहुत सारे डब्बा बंद जेल, जेमी, अचार या अन्य चीज़ें जो डब्बा बंद आती हैं, ये जंक और फास्ट फूड, देखिए इसका नाम ही है फास्ट फूड, तुरंत में हमको भोजन करना है फास्ट, इसलिए इसका नाम फास्ट फूड रखा गया है। जंक फूड डब्बा के अंदर जो पैक किया गया है उसको लंबे समय तक, है ना, खाने के योग्य बनाए रखने के लिए उसमें बहुत सारे रसायन, केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो खराब प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें इन जंक फूड और फास्ट फूड को खाने से बचना होगा। अंत में हम देखते हैं अंतिम रूप से भोजन पिरामिड, ये हमारा भोजन पिरामिड है। पिरामिड के आकार के बारे में हम समझेंगे कि पिरामिड जो है वो एक जो है ऐसी ठोस आकृति होती है जो 3 त्रिभुजों के मिलने से बनती है। 3 त्रिभुजों के त्रिभुज सामान्य रूप से कागज पर 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को जो कहते हैं, और यदि वैसे हम 3 कागज के टुकड़ों को काटकर उसे खड़ा करके ठोस आकृति दें तो जो आकार बनता है वो पिरामिड। और पिरामिड में तब तो आप समझ रहे हैं कि उसका जो आधार का भाग होगा, नीचे का भाग होगा, वो ज़्यादा क्षेत्रफल में होगा और ऊपर का भाग, जो शीर्ष का भाग होगा, वो कम क्षेत्रफल का होगा। तो देखिए आपको ये जो हम भोजन पिरामिड बनाया है, हमने इसको पूरे 4 भागों में बांटा है और क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर ये बताया जा रहा है कि हमें कौन से भोजन के अवयव को ज़्यादा लेना है, कौन किसे कम लेना है। तो आइए देखिए, चावल रोटी हमारे भोजन की रोज़ की जो थाली है उसमें उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसलिए ये इसे नीचे रखा गया है। और पिरामिड का दूसरा जो क्रम है या परत है उसमें सब्जी, फल, सलाद को रखा गया है। इसमें आप जानिए कि विटामिन, खनिज लवण, रफेज, रुक्षांश, है ना, या खाद्य फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं रेशे, खाद्य रेशे पाए जाते हैं, तो उनका दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान में प्रोटीन आते हैं जिसमें दूध, मांस, मछली, अंडे, दही, है ना, दाल, ये सभी आते हैं हमारे भोजन में। उसके बाद तीसरे नंबर की मात्रा इनकी होनी चाहिए। ये क्रमशः कम होता जा रहा है और सबसे लास्ट में है तेल या घी वाला वसा। तो इस तरह के इनका जो चित्रीय निरूपण है कि हम क्या लें प्रतिदिन अपनी थाली में, भोजन में उनकी कितनी मात्रा हमको लेनी है, तो इस रूप से जो ये हम दर्शाते हैं अपने भोज्य पदार्थों के इंटेक्स के लिए, इसको अंतर्ग्रहण के लिए, तो इसे हम कहते हैं भोजन पिरामिड।